नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस बारिश के मौसम में आप सभी ने अपनी फसलों की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि नई फसलें जो अब आप लेने वाले हैं सीजन में, उनकी तैयारी आपने निरंतर जारी कर दी है। कहीं खेतों की जुताई चल रही है तो कहीं उससे जुड़े हुए तमाम तैयारियाँ आप कर रहे हैं। इन सभी तैयारियों के बारे में हम इस आज अंक में बात करेंगे। और सबसे पहले जो इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं वो है पोषक तत्वों का महत्व पौधों में, और उसके बाद हम आपको बताएंगे एक सफल किसान की कहानी। लेकिन इन सब विषयों पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कृषि के समाचार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। 8 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित, किसानों की समस्याएं शीघ्र दूर होंगी। बीज खरीदते समय आवश्यक सावधानी, सोयाबीन किसानों के लिए सामयिक सलाह और मक्का की उन्नत खेती। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों के लिए शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना है। इससे किसानों को खेत की मिट्टी की प्रकृति की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद किसान उसी अनुसार खेत में उर्वरक और अन्य रसायन डालता है। इससे लागत में कमी आती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के पहले 2 वर्षीय चक्र 2015 से 17 में अभी तक 2 करोड़ 53 लाख लक्षित नमूने एकत्र किए जा चुके हैं और 93% नमूने परीक्षित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। किसानों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए गंभीरता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्षों में फसल बीमा और फसल क्षति मुआवजा के रूप में एक बड़ी राशि किसानों को वितरित की गई है। इस साल भी प्रदेश में 2000 करोड़ की राशि फसल बीमा के रूप में किसानों को वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। सिंचाई के लिए बांध व तालाब बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आदान है उन्नत बीज। जितना अच्छा बीज बोएंगे, उत्पादन उतना अच्छा ही पाएंगे। इसलिए बीज खरीदने से पहले कुछ प्रमुख आवश्यक बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने क्षेत्र, भूमि, सिंचाई के साधन आदि का ध्यान रखते हुए फसल या नई किस्म खरीदें। बीज की बोरी का टैग प्रजनक बीज हेतु सुनहरा पीला, आधार बीज हेतु सफ़ेद, प्रमाणित बीज हेतु नीला और लेबल विधिवत सिले हुए हों और बैग मुहर बंद हो। बीज की बोरियां कटी फटी ना हों। बीज उत्पादन हेतु एक ही लॉट का बीज खरीदें। टैग में अंकित बीज की वैधता दिनांक यानी कि एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। बीज प्रदायकर्ता से बिल अवश्य प्राप्त करें जिस पर फसल, किस्म एवं श्रेणी और लॉट नंबर छपा हो। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने सोयाबीन किसानों के लिए उपयोगी सामयिक सलाह दी है। जारी सलाह में किसानों से कहा गया है कि जिन किसानों ने पिछले 2-3 वर्षों से खेत की गहरी जुताई नहीं की है, वे गहरी जुताई अवश्य करें। इसके बाद बखर, कल्टीवेटर एवं पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। किसान 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से पूर्णतः सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मुर्गी की खाद का उपयोग अंतिम बखरनी के पहले खेत में करें। अपने क्षेत्र के लिए सोयाबीन की अनुशंसित किस्म का चयन कर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इन बीजों के अंकुरण का परीक्षण करें। अंकुरण न्यूनतम 70% होना चाहिए। किसान भाई खाद, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, बीज उपचार, रसायन, कल्चर आदि की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित कर लें। वर्षा प्रारंभ होने पर मक्का बोना चाहिए। सिंचाई का साधन हो तो 10 से 15 दिन पूर्व ही बोनी करनी चाहिए। इससे पैदावार में वृद्धि होती है। बीज की बुआई मेड़ के किनारे और ऊपर 3.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 1 माह पश्चात मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। बुआई किसी भी विधि से की जाए, परंतु खेत में पौधों की संख्या 55 से 80 हज़ार हेक्टेयर रखना चाहिए। मक्का की उन्नत किस्में गंगा 5, डेक्कन 101, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 11, डेक्कन 103 बोने से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसमें बीज की मात्रा संकर जातियां 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, कंपोजिट जातियां 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर और हरे चारे के लिए 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
सोयाबीन के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बैतूल में न्यूनतम 2,491 रुपए, अधिकतम 2,661 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 2,621 रुपए, अधिकतम 2,684 रुपए। सतना में न्यूनतम 2,400 रुपए, अधिकतम 2,500 रुपए। बीना में न्यूनतम 1,800 रुपए, अधिकतम 2,700 रुपए रहा। गेहूं के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। बंडा में न्यूनतम 1,449 रुपए, अधिकतम 1,641 रुपए। भिंड में न्यूनतम 1,640 रुपए, अधिकतम भाव 1,680 रुपए। गोरखपुर में न्यूनतम 1,626 रुपए, अधिकतम 1,630 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 1,517 रुपए, अधिकतम 1,600 रुपए रहा। सरसों के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। अजयगढ़ में न्यूनतम 1,400 रुपए, अधिकतम 1,545 रुपए। बिछिया में न्यूनतम 1,650 रुपए, अधिकतम भाव भी 1,650 रुपए रहा। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1,625 रुपए, अधिकतम 1,640 रुपए। गुना में न्यूनतम 1,410 रुपए और अधिकतम 2,055 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बात की थी फसलों में पोषक तत्वों के महत्व की, यानी कि 16 प्रकार के पोषक तत्व फसलों के लिए पाए जाते हैं, जिनकी अधिकता और कमी दोनों ही पौधों के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इनको कब, कैसे, कितनी मात्रा में देना है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ हैं मृदा वैज्ञानिक संदीप टोडवाल। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इन तत्वों के बारे में। हमारी फसलों में मुख्य रूप से जो 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो स्वतः ही हम वायु से और जल से प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात जो मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की आवश्यकता रहती है, इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता रहती है। इसे हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं और इन्हीं के लिए हम अधिकांश उर्वरकों का उपयोग अपनी फसलों में करते हैं। इसके पश्चात कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और ये द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं
और इसमें हमारे क्षेत्र में सामान्यतः सल्फर तत्व की कमी देखने को मिलती है और इसी के लिए हम फसलों में उर्वरकों का उपयोग करते हैं। साथ साथ हमारे फसलों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन और निकिल तत्व की आवश्यकता रहती है। सामान्यतः हमारे क्षेत्र में इसमें जस्ता तत्व, लोहा तत्व और बोरान तत्व की कुछ स्थानों पे कमी देखने को मिलती है, बाकी पर्याप्त मात्रा में हमारी ज़मीन में उपलब्ध है और इन्हीं तत्वों के लिए हम उर्वरकों का उपयोग खेत में सीधे भी करते हैं और पन्नी छिड़काव के माध्यम से भी हम इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसमें देखिए किसान भाइयों, जहां हम मुख्य पोषक तत्वों में बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिनके लिए हम अधिकांशतः उर्वरकों का उपयोग करते हैं, इसमें नाइट्रोजन तत्व का मुख्य कार्य होता है पौधे की वृद्धि करना और वृद्धि की अवस्था से लेकर पौधे की प्रारंभिक अवस्था से लेकर वृद्धि की अवस्था और लास्ट की अवस्था तक इसकी पोषक तत्व की आवश्यकता रहती है, जिसकी हमें पूर्ति हमेशा टुकड़ों में करनी चाहिए। जितना हम नाइट्रोजन तत्व के लिए उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार में हमें इसकी पूर्ति करनी चाहिए। इसके पश्चात जहाँ फास्फोरस तत्व की हम बात करते हैं, उसकी आवश्यकता पौधों की जड़ के विकास से लेकर उसमें दाने बनने तक उसका महत्व रहता है। इसके बाद जो हम पोटाश तत्व की बात करते हैं, पोटाश तत्व महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसमें पौधे से में रोग से लड़ने की क्षमता, कीड़ों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। साथ साथ पौधे में पानी की मार को सहन करने की क्षमता भी होती है और इससे हमारी फसलों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। इसलिए पोटाश तत्व का अपना महत्व होता है, इसका उपयोग भी हमें अपनी फसलों में के लिए करना चाहिए। जहाँ हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं, इसमें जस्ता जो आता है, जस्ता महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका हमारे कई क्षेत्रों में कमी देखने को मिली है, क्योंकि सामान्यतः हमारे क्षेत्र में किसान भाई खरीफ के मौसम में धान लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, रबी के मौसम में गेहूं फसल ले रहे हैं। तो जहां अनाज वाली फसलें लगाते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन का अधिक उपयोग होता है। तो ऐसे में नाइट्रोजन के उपयोग के लिए फसल को उत्प्रेरित करने का काम जस्ता करता है। तो जस्ता बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन इसका अपना महत्व होता है, तो इसका भी हमें उर्वरकों के रूप में उपयोग करना चाहिए। हमारे दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनका सभी का महत्व रहता है, कम मात्रा में आवश्यकता है, लेकिन इनकी पूर्ति करना आवश्यक है। और इसमें देखिए एक द्वितीयक पोषक तत्व सल्फर की भी हमारे क्षेत्र में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अधिकांश किसान भाई हमारे क्षेत्र में खरीफ के मौसम में सोयाबीन लगाते हैं। और स्वतः बात है, जब सोयाबीन का फसल के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं, तो सोयाबीन फसल ज़मीन से सल्फर तत्व का उपयोग करती है और इसलिए सल्फर तत्व का महत्व भी हमें ये है कि उसका तेल बनने में उपयोग होता है तेल वाली फसलों में, इसलिए सल्फर तत्व का भी हमें फसलों के रूप में पोषक तत्व के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता रहती है। इसमें किसान भाइयों, जहाँ हमारे इन पोषक तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं, खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में किसान भाई सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग, ये फसलें मुख्य रूप से लगाते हैं। इन फसलों में पोषक तत्व की क्या आवश्यकता रहती है और कैसे हम इसमें पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में अधिकांश किसान भाई सोयाबीन की फसल जो लगाते हैं, सोयाबीन की फसल जब हम लगाते हैं तो इसमें जब उर्वरकों की अनुशंसा की बात आती है, पोषक तत्व की अनुशंसा की बात आती है, तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व, 60 किलोग्राम फास्फोरस तत्व, 20 किलोग्राम पोटास तत्व और 20 किलोग्राम सल्फर तत्व की अनुशंसा फसल के लिए रहती है। जब हम इसमें उर्वरकों के उपयोग की बात करते हैं तो पोषक तत्व की अनुशंसा तो फसल के लिए है, लेकिन जब हम उर्वरक उपयोग करने की बात करते हैं तो उर्वरक उपयोग हमें मिट्टी परीक्षण के आधार पर जो प्राप्त परिणाम है, उस परिणाम के आधार पर पोषक तत्व की अनुशंसा कम ज़्यादा होगी और उसी के आधार पर हम उर्वरकों का उपयोग करेंगे। मतलब मिट्टी परीक्षण कराना सभी खेतों के लिए अनिवार्य है यदि हम उर्वरक उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इससे उर्वरक उपयोग की क्षमता बढ़ती है। जहाँ हमने सोयाबीन में 20-60, 20-20 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर देने की बात करी, यदि हम अपने खेत में 1 एकड़ में यदि उर्वरक देने की बात करते हैं, तो यदि किसान भाई डीएपी के माध्यम से उर्वरक देने की बात करता है तो 1 बोरी के करीब डीएपी, चूँकि हमारे क्षेत्र में पोटाश ज़्यादा है इसलिए 14 किलो के करीब पोटाश की आवश्यकता रहती है, लेकिन सामान्यतः सभी जगह पे पोटाश की अधिकता है, इसलिए हम कम से कम 10 किलो के करीब पोटाश खाद और इसके साथ साथ हम 10 किलो सल्फर प्रति एकड़ के मान से उपयोग करें। तो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर तत्व की पूर्ति प्रति एकड़ के मान से जो होती है, और इसमें ये उर्वरक का उपयोग हमें फसल बुआई के पहले या फसल बुआई के समय करने की आवश्यकता होती है।
आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। तो किसान भाइयों, ये तो हमने जाना फसलों में पोषक तत्वों के महत्व के बारे में, लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक सफल किसान की बात करने जा रहे हैं। सफल किसान आप हम सभी में से हैं, यानी कि वो लोग जो कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ स्वयं प्रयोग करते हैं और अपनी खेती को उन्नत बनाते हैं, अपने जज्बे के साथ, अपनी मेहनत के साथ नित नए प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही सफल किसान की कहानी जानते हैं। लहलहाती फसल और हरे भरे खेत देखकर हम सभी का मन खुश हो ही उठता है। पिछले कई वर्षों में हमारे किसान भाई नई नई तकनीकियों को अपनाकर अपने खेत को तो उपजाऊ बना ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें अधिक मुनाफा भी हुआ है। जब बात किसानों की हो और उनकी सफलता का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हम आपको लिए चलते हैं ग्राम जामुनिया, जिला सीहोर, जहाँ रहते हैं हमारे एक पढ़े लिखे, सक्षम और सफल किसान राजकुमार राठौर। तो आइए ये कैसे सफल बने और एक नया मुकाम कैसे हासिल किया, जानते हैं इनकी ये बड़ी सफलता इन्हीं की जुबानी। राजकुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहले आप हमें बताइए, हमने आपका पूरा फार्म घूम के देखा है और अनेक प्रकार के उद्यानी फसलें भी यहाँ लग रही हैं, आप उन्नत किसान हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरे दादाजी बोलते थे कि एक आम लगाएंगे तो 100 असम में एक का फल मिलेगा। तो नेचर से जुड़ना चाहिए। आज सड़कों पे सभी में प्रॉब्लम हो रही है, पौधे कम हो रहे हैं, तो किसान तो लैंड से जुड़ा है, तो कुछ एरिया में अपना पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ अच्छे प्लांट लगाएं जो फल में भी काम आए और अर्निंग भी होती है उससे। बिल्कुल आपने सही कहा। राजकुमार जी, आपके पास इस फार्म में कितनी ज़मीन है और किन किन फसलों की आप पैदावार लेते हैं? मेरे मतलब ये 18 एकड़ है, और जिसमें 2 एकड़ करीब मैंने आरक्षित कर रखी है पल्सेस के लिए, तुअर की वैरायटियों के लिए, और कुछ किस्में में चुन की खेतों से, जिससे नेचर से बदलाव होता है, प्रकृति बदलाव करती है, मतलब इसमें जिनसों की, उसको क्यारियों में लगा के उसको बढ़ाने के लिए कुछ एरिया आरक्षित कर रखा है। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर मैंने 4 एकड़ में डेवलप कर रखा है, ताकि पर्यावरण में संतुलन रहे और हरा भरा रहे अपना, तो उसका वो कर रखा है मैंने। बाकी में सोयाबीन वगैरह ये सारे क्रॉप बारी बारी से ट्रेडिशनल भी चलती है। तो इसके लिए आपने कहीं प्रशिक्षण के लिए गए अथवा आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से? जो देश के नवाचारी किसान हैं वो मतलब उसमें शोध यात्रा होती है हमारी NIF की, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, ये डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक इकाई है जो ग्रास रूट्स पे हम जमीनी स्तर के नवाचार करने वाले लोगों को मदद करता है, फंड से भी, और एक उचित सम्मान भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा मिलता है हमारे राष्ट्रपति भवन में। तो
इससे हम लोग शोध यात्रा होती है हमारी, तो हम शोध यात्रा में काफ़ी मतलब वो आते हैं मतलब गवर्नमेंट से भी लोग आते हैं। इसके बाद में हमारे नवाचारी किसान जुड़ते हैं, तो उसमें पैदल चलना पड़ता है। तो जैसे यहाँ गर्मी अधिक होगी तो वहाँ पे शोध यात्रा होती है, तो उसमें जाते हैं। यहाँ अधिक सर्दी होती है तो वहाँ जाते हैं। तो यानी देखते हैं कि जीवन कितना परेशानी का है, तो उन लोग के बीच में जाते हैं। तो वहाँ कुछ किस्में मिलती हैं इस तरह की, तो वहाँ से मैं लेके आता हूँ, फिर अपने खेतों पे लगाता हूँ। मतलब 15 सालों में 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, अभी तक वर्तमान राष्ट्रपति से लेकर पूर्व राष्ट्रपति से। मेरी सम्मान का दौर वहाँ से शुरू हुआ जब मैंने रिचार्ज 2000 डेवलप की। इसके बाद में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मेरा आगे भेजा था वो, तो मेरे को नेशनल इनोवेशन अवार्ड मिला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा। नई नई उद्यानिकी फसलों को उगाकर लाभ लेना सच एक बड़ी उपलब्धि ही तो है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे राजकुमार राठौर और न जाने कितने पुरस्कारों से सम्मानित तो है ही, साथ वे कई किसानों के एक बड़े किसान मित्र भी बन चुके हैं। उन्होंने अपने साधन बढ़ाने के साथ साथ नई प्रजातियां भी विकसित की हैं और साथ ही एक वेबसाइट भी बनाई है, जिससे उनके जैसे कई नौजवान किसानों को देखकर और पढ़कर सही राह मिल सके। तुअर के बारे में हमारे प्रदेश और देश के किसान आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि आपने कोई नई वैरायटी डेवलप की है। नहीं, मैंने 1997 में एक ICPL 87 अरहर की वैरायटी लगाई थी। तो उसके अंदर मेरे को एक अनचाहा पौधा मिला था। उसके लंबे समय तक हरा रहना, बड़े बड़े फूल होना, लंबी फलियाँ होना और गुच्छों में होना, वो पौधा लगातार चलते रहना और 2 क्रॉप देना एक बार के। तो मैंने उसको प्रोटेक्ट करके सिलेक्शन करा उसका, और उसके बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाया। आज वो वैरायटी मैंने बिटिया के नाम दिया, उसमें रिचार्ज 2000। भारत सरकार ने एक कानून बनाया 1997 के बाद सन 2000 में, तो PVBFR बनाया हम किसानों के लिए धारा 47 के तहत। तो उसके अंदर जो किसान अच्छी जीन्स को संरक्षित करेगा और उसको प्रोटेक्ट करके उसको बीज के रूप में बढ़ाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका पेटेंट करके देती है। ये मध्य प्रदेश की पहली किस्म रिचार्ज 2000 जो मेरी बिटिया के नाम से आज भारत सरकार ने उसको पेटेंट करा और किसानी के बीच में काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है। हाँ, इसके बारे में आप ये बताएं कि इसमें कितना खाद पानी देना चाहिए और इसकी पैदावार प्रति एकड़ कितनी है। नहीं, नेचर की जो किस्में हैं उसमें वेजिटेबल ग्रोथ बहुत ज़्यादा जाती है उसकी। दूसरा, उसमें ज़रूरत ही नहीं होती कोई फर्टिलाइज़र की, वो नेचर में अपने आप चलती है। तो कुछ अपना ऑर्गेनिक बनाएं, अच्छा खाद बनाएं, वर्मी कंपोस्ट भी डालें, गोबर गैस की सैलरी से बनाएं। इसके बाद नाडेप की टाँकी का खाद लें, अपना ट्रेडिशनल देसी खाद कंपोस्ट खाद लेके उसको ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करके उसमें वो करके, और आपका चलते रहता है प्लांट उसमें। कहा था ना मैंने, उनकी खेती करने की शैली ही अलग है। उन्होंने अपनी सोच को अपने खेत के माध्यम से अधिक विकसित तो किया ही है, साथ ही साथ वे समय समय पर सभी किसानों को सही राह भी दिखा रहे हैं और खुद भी कई योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। एक ऐसे किसान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं जिन्हें 3 राष्ट्रपतियों से कृषि के क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त हुआ है। हम उनसे जानेंगे कि वो हमारे देश और प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे। नवसृजक होगा देश हमारा ग्रास रूट्स अनुसंधानों से, विश्व अग्रणी होगा भारत इनोवेशन के प्रयासों से। नव परिवर्तन के इस दौर में हर किसान नवसृजक हो जाए, खेतों की तो बात अलग है, मेड़ों पर भी फसलें छा जाए। किसान भाइयों, अपना ट्रेडिशनल ज्ञान को धरोहर के रूप में रखें और आने वाली पीढ़ी को भी उसको वो ज्ञान संपन्न कराएं, ताकि वो गर्व करे अपने किसान होने पर। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ज्ञान संपन्न सब पीढ़ियों में आना चाहिए, ताकि हम किसान होने पर गर्व महसूस कर सकें और अपने जो देसी खेती के बारे में और आपका देसी बीज के बारे में जो पूर्वजों ने जो ज्ञान हमको दिया है उसको संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों को दें, तो ये देश विश्वअग्रणी होगा भारत। मध्य प्रदेश को जहां 5 बार कृषि कर्मठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इसके पीछे राजकुमार राठौर जैसे सफल किसानों की मेहनत ही है। किसानों की लगन और सच्ची मेहनत से ही तो उनके खेत हरी भरी बालियों से झूम उठे हैं और फिर से एक बार बम्पर उत्पादन ने साबित कर ही दिया है, मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन चुका है। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी।
राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के अंक में आपने जाना कि किस तरह से आप अपनी फसलों को उपजा सकते हैं, किस तरह से उनकी देख रेख कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए आज का अंक बहुत ही फायदे का रहा होगा। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।